नमस्कार, आदाब, गुड आफ्टरनून, ग्रीटिंग्स टू एवरीवन। जश्न अदब, कल्चरल कारवां व विरासत के इस सुंदर सत्र में नवाचार का नायक, जी हाँ, मैं आप सबका स्वागत है। खुशामदीद, जैनो, वेलकम। ये सत्र बहुत ख़ास होने वाला है क्योंकि हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत है जिनका जीवन ही, जी हाँ, नवाचार, इनोवेशन की एक दास्तां है। जी हाँ, रिनाउंड सेलिब्रेटेड एक्टर, फिल्म एंड थिएटर डायरेक्टर, स्क्रीन राइटर, नेशनल अवार्ड विनर हैं आप। मैं यहाँ पर उपस्थित सभी कला व संस्कृति के प्रेमियों से गुजारिश करूँगी, अनुरोध करूँगी कि तालियों के साथ स्वागत करें आदरणीय सौरभ शुक्ला जी का, नवाचार का नायक। सौरभ जी, स्वागत है आपका। सौरभ जी, जब कोई भी व्यक्ति आपको समझने का प्रयास करता है या आपके जीवन से संबंधित कड़ियों को जोड़ने का प्रयास करता है, और जो मैंने करा, विलियम शेक्सपियर ने एक बहुत ही सुंदर एक बात कही थी कि सितारों में इतनी हिम्मत नहीं कि वो हमारी किस्मत का फैसला करें, बल्कि हमारी किस्मत हमारे हाथों में है। तो ये जो बात विलियम शेक्सपियर ने कई वर्षों पहले कही थी, जब हम आदरणीय सौरभ शुक्ला जी के जीवन को समझते हैं, अभिनय से जुड़े हुए इनके जीवन से में कई आयामों को परखते हैं, तो कहीं ना कहीं ये बात आप पर लागू होती है। यही जो शब्द है नवाचार का नायक, इसी कारण ये सत्र आपको डेडिकेट किया गया है। सौरभ जी, आपने कहा है कई सार्वजनिक मंचों पर कि आपने अपने जीवन में एक पहला प्ले लिखा, नाटक लिखा, और वहीं से आपके जीवन में, जिसे कहते हैं, सिनेमा की दास्तां शुरू हो गई। हाउ ब्यूटिफुल हैज़ बीन दिस जर्नी। एक नाटक से एकदम कुछ जादू हुआ, या सिनेमा कहीं ना कहीं आपको अपने ओर खींचता चला गया? सौरभ शुक्ला जी। तो पहली तो दो चीज़ें मैं आपको ये बता दूं कि इतनी तारीफ की गई एक शख्स के बारे में कि जब उनके बारे में ताली बजाने के लिए कहा गया तो मैंने भी उनके बारे में ताली बजाई, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आया कि ये मैं तो हो नहीं सकता, वो कोई ज़रूर होगा जिसके लिए ये तालियां बजाई जा रही है। पहली बात। दूसरी बात, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई कि मुझे पता लगा कि ये सेशन होने वाला है नवाचार का नायक। तो मैंने कहा यार, ये लोग पता नहीं क्या क्या सब्जेक्ट दे देते हैं। नवाचार मतलब क्या होता है यार? नवाचार, मैंने सोचा हिंदी शब्दकोश में, जो मेरा हिंदी शब्दकोश है, सबका पूरा नहीं होता है, तो मैंने अपनी वाइफ से पूछा। मैंने कहा यार सुनो, सुबह सुबह चाय पी रहे थे हम लोग, मैंने सुनो यार, नवाचार क्या होता? बोलूँगा क्या मैं नवाचार के बारे में यार? नवाचार होता क्या है? तो बोले कि तुम एक काम करो, गूगल कर लो। आई थिंक आजकल गूगल ही से सब कुछ पता लग सकता है, बाकी दुनिया में कोई और कुछ बता नहीं सकता है। तो मैंने उसमें डाला तो पता लगा इनोवेशन इसका मतलब होता है। तो इनोवेशन का नायक, फिर मैंने आकर रंजीत से यहाँ पर पूछा, मैंने कहा यार कौन है वो नायक जो जिसके बारे में? तो बोले आप ही को कास्ट किया गया है, आप ही को उसमें मेन हीरो लेके बनाया जा रहा है। तो मैं काफ़ी हैरान हुआ कि इसमें मैंने इनोवेशन क्या किया है, मुझे कुछ नहीं मालूम। लेकिन हाँ ठीक है, इनोवेशन के बारे में बात कर लेते हैं। हालांकि इनोवेशन इज़ मोर, आई थिंक, isn't it for the scientists? If it is, then yes, there is a part of me as a scientist which I'll tell you while we are talking, as we talk, that what is the scientific part I feel in art that I'll share with you all. नाटक से, एक नाटक किया था मैंने, उस नाटक से फिल्मों तक का सफ़र कैसा रहा, ऐसा है नहीं एक्चुअली। सफ़र वैसा ही है जैसा सबका होता है। बचपन में मैं एक ऐसी फैमिली से आता हूँ जो म्यूजिशियन फैमिली है। मेरे फादर जो थे वो डीन थे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, फैकल्टी ऑफ म्यूज़िक एंड फाइन आर्ट्स के। ही वॉज अ वोकलिस्ट, आगरा घराने के थे। और मेरी माँ जो थी वो तबला वादक थी। तो और ये बात मुझे बहुत बाद में पता लगी कि तबला जो है वो मर्दों का साज होता है, औरतों का साज नहीं होता है। तो मुझे याद है बचपन में, क्योंकि मैं तो घर में माँ को तो ये तबला बजाते हुए देखता था, तो जब मैं बाद में संगीत के प्रोग्राम्स में गया और मैंने आदमियों को तबला बजाते हुए देखा, तो मैंने कहा ये कैसे आदमी हैं यार, ये लोग तबला बजाते हैं? तबला तो औरतें बजाती हैं। क्योंकि
जो बच्चा देखता है घर में वो तो उसके लिए तो वही सहज है। तो बाद में मेरी माँ को इस बात का गौरव प्राप्त है कि प्रोफेशनल स्टेज पे उन्हें प्रथम महिला तबला वादक का पुरस्कार जो है वो मिला है। और मेरे फादर ने ठुमरी पे बहुत अच्छा काम किया था। और म्यूज़िक मेरे घर पे था, इसलिए घर की मुर्गी हमेशा दाल बराबर होती है। तो मैंने म्यूज़िक कभी नहीं सीखा। मुझे लगा यार म्यूज़िक तो क्या चीज़ होती है, छोड़ो ना यार, ये तो ठीक है, क्योंकि सुबह से आप शाम तक वही सुनते रहते हैं। तो मेरी दिलचस्पी अन्य चीज़ों में रही। मेरा हाथ अच्छा था पेंटिंग में। मेरे सर थे, टीचर थे, आर्ट टीचर थे, रफ़ीक सर। वो हमेशा से मुझे बहुत प्रोत्साहित करते थे और वो कहते थे कि सौरभ बड़ा होके ही विल बिकम अ पेंटर। सो द फर्स्ट इमेज ऑफ बीइंग एन आर्टिस्ट फॉर मी वाज ऑफ अ पेंटर। देन सम इंसिडेंट हैपेंड। चलिए, मेरे ख्याल से हालांकि ज़्यादा वक्त नहीं है हमारे पास, लेकिन फिर भी मैं क्विकली एक किस्सा बताता हूँ। ये किस्सा मैं जब भी अपनी कभी किताब लिखूंगा उसमें ज़रूर लिखूंगा कि क्या होता क्या है। एक छोटी सी घटना हुई थी मैं सबसे अच्छा मेरा हाथ था अपनी क्लास में। हमें पता नहीं 6-7 स्टैंडर्ड जो भी रहा होगा, उसमें एक एग्ज़ाम था, आर्ट का एग्ज़ाम था। उसमें हमें कोई एक मॉन्यूमेंट का पोस्टर बनाने के लिए कहा गया। एंड फर्स्ट टाइम इंस्टेड ऑफ वाटर कलर्स आई वाज यूजिंग पोस्टर कलर्स। सो देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन what they both are water based but their strokes are different. So watercolor मैं बहुत करता था. I was playing with the poster color for the first time. It's more thicker. And मैंने ताजमहल बनाया था और ताजमहल मूनलाइट में बनाया था मैंने. So there was a full moon night and ताजमहल मैंने बनाया था, white ताजमहल. Strangely, I think that was my best painting which I did, and unfortunately that was my last painting. Because the proportions were right, the light falling was right, जबकि मैंने इतना सीखा नहीं था, लेकिन it was instinctive कि light falling was right, and the proportions were very nice, and it really looked very nice. It was a big poster. The size of the poster was big. छोटी पेंटिंग बनाना थोड़ा आसान रहता है, बड़ा proportions को करना, यानी कि 2 आदमियों के लिए खाना बनाना कोई भी अच्छा बना सकता है, जब 100 लोगों के लिए बनाना पड़े तो थोड़ा मुश्किल पड़ जाती है. तो बात वही थी. तो आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी. मेरे दोस्त जो थे या जो मेरे क्लासमेट थे, दे डिडंट नो हाउ टू ड्रॉ एंड दे वर नॉट इवन इंटरेस्टेड. एक लड़का बड़ा चालाक था. उसने क्या किया, वो उसके गली में जो पोस्टर बनाने वाले होते हैं वो उसके पास गया, बोला यार एक कुछ बना के दे दो. तो किसी ने कुतुब मीनार बना दिया. अब ये लोग प्रोफेशनल पेंटर्स थे, आर्टिस्ट के लेवल पर उनको रिकग्निशन नहीं था, लेकिन ये लोग दे वर प्रोफेशनल आर्टिस्ट. सो सारे बच्चों ने पैसे दे दे के पोस्टर्स बनवाए, एंड ऑब्वियसली दोज पोस्टर्स वर बेटर देन माय पोस्टर. सो आई गॉट अ C grade and they got A grade. And it broke my heart, and I said I'll never ever become a painter, and I left painting. मैं आज भी पेंट कर लेता हूँ, लेकिन सिर्फ एक पेड़ और एक चट्टान है जो मेरे दिमाग में रह गई है, बिकॉज इमेजेस चली गई हैं मेरे. सो आई कैन स्केच ओनली दैट. दैट्स हाउ माई पेंटर एंडेड. एंड देन द सेकेंड सपना जो था वो बहुत सिंपल था, जो हर बच्चे का हिंदुस्तान में होता है कि भाई साहब मेरे को क्रिकेटर बनना है. तो मैंने क्रिकेट खेलना शुरू किया. आई वॉज फैट एंड आई वॉज अ ऑफ स्पिनर. और उस जमाने में प्रसन्ना थे, तो मुझे मेरे गली के लड़के प्रसन्ना बोलने लगे. बस मैं फूल गया. मुझे लगा मैं प्रसन्ना बन जाऊंगा और आई विल बिकम अ ऑफ स्पिनर, एंड देयर इज अ ग्रेट ऑफ स्पिन विच आई कैन डू. मैं NIS गया 3 महीने की कोचिंग के लिए. somehow I got admission in NIS. वहाँ पर प्रोफेशनल कोचिंग, और मिस्टर रामचंद्रन या ऐसे कुछ नाम बोल रहा हूँ, बहुत सीनियर कोच थे. मुझे पहले 3 दिन में समझ में आ गया कि मैं जिंदगी में क्रिकेटर नहीं बन सकता.
उसकी वजह क्रिकेट नहीं थी। गली में आप बल्ला लेके पहुंचे, या तो बॉल हाथ में आ गई या बैट हाथ में आ गया, या तीसरी चीज आपने फील्डिंग की। ये भाई साहब 3 दिन तक तो भगाते रहे, बोले जाओ भाग के आओ, अब हम भाग रहे हैं। उसके बाद बोले चलो एक्सरसाइज करो, फिर एक्सरसाइज करते करते दम निकल गया। उसके बाद बोले खड़े हो जाओ, पीछे पीछे खड़े हो गए, फिर बॉल इधर फेंक दिए, बोले दौड़ के लेके आओ। तो क्रिकेट तो थी ही नहीं, बस भागम भागी भागम भागी भागम भागी। विच आई रियलाइज टू बी अ क्रिकेटर यू हैव टू, मतलब जितनी देर आप क्रिकेट खेलते हैं उससे कम से कम 10 टाइम ज़्यादा आपको भागना और एक्सरसाइज करना पड़ेगा। मैंने कहा ये मेरे बस का नहीं है, मैंने छोड़ दिया। तो क्रिकेटर ख़त्म हो गया, क्रिकेटर ख़त्म हुआ, फिर मैंने कहा यार एक काम करो। तब तक टेबल टेनिस मेरे हाथ में आ गया। टेबल टेनिस में आज भी खेलता हूँ ना, ठीक ठाक अच्छा खेलता हूँ। और मैंने कहा यार टेबल टेनिस सही है, ये छोटा गेम है, इसमें भागना वागना भी नहीं है ज़्यादा, ये सही हो जाएगा। लेकिन जैसे ही उसकी प्रोफेशनल कोचिंग में गया, उसने भी स्टेडियम में खड़ा करके बोला जाओ भाग के आओ। तो ये तय हो गया कि भाई साहब मैं स्पोर्ट्समैन नहीं बन सकता। आर्ट का माहौल हमारे घर में था। दूसरी बात, मैं अपना क्विकली एक समरी बता देता हूँ अपनी फैमिली की। आज भी परिवारों में बच्चों को, साउथ में होता होगा, नॉर्थ में अभी भी रिलीजियसली या रिचुअलिस्टिकली आप पिक्चर दिखाने नहीं ले जाते हैं। बहुत कम फैमिलीज हैं जो रिचुअलिस्टिकली संडे को बच्चों को पिक्चर दिखाने, पूरी फैमिली पिक्चर देखने जाती है। मेरे ज़माने में मेरे सारे दोस्त भाग के पिक्चर देखते थे, क्योंकि बाप सुनेगा तो मारेगा, ठीक है। तो माँ को बता के पिक्चर भाग के देख के आते थे। 6 महीने में कोई एक पिक्चर अलाउड होती थी उनको। मेरा घर एक ऐसा अनोखा घर था, मेरे माँ बाबा को बहुत शौक था पिक्चर देखने का। एवरी संडे वी यूज्ड टू वॉच एन इंग्लिश फिल्म, क्योंकि वो मॉर्निंग शो में होती थी। तो मॉर्निंग शो 9 बजे का जो होता था, हम अंग्रेजी फिल्म देखते थे। और शाम को 6 बजे हम लोग देखते थे जो लेटेस्ट हिंदी फिल्म होती थी, वो देखते थे। हर संडे 2 फिल्में देखी जाती थी थिएटर में जाके। तो बाय डिफॉल्ट 8 फिल्में तो वैसे ही देखता था मैं। मेरा भाई मुझसे 10 साल बड़ा था, वो कॉलेज में चला गया था। उसको अलाउड था कि जब देखना हो, जो पिक्चर देखनी हो चले जाओ। तो उसके साथ भी मैं रो धो के लटक वटक के किसी तरीके से 1-2 फिल्में देख लेता था। सो बचपन से मैं 10 फिल्में महीने की देखता ही देखता था। एंड दैट क्रिएटेड अ डिजायर इन मी एंड आई लव्ड फिल्म्स। सो मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूँ। लोग कहते हैं मैंने 5 बार देखी है पिक्चर, मैंने ये 6 बार देखी है पिक्चर, ठीक है। मैं ऐसा जीव था, मैंने शोले 150 से 200 बार थिएटर में टिकट खरीद के देखी है, ठीक है। और उसको हर मीडियम पे, चाहे वो वीसीडी हो, चाहे वो डीवीडी हो, चाहे वो ब्लू रे हो, चाहे वो ऑनलाइन हो, मैंने 250-300 बार और देखा है उसे। एंड इट इज लाइक, कुछ किताबें होती है ना, जैसे गीता के बारे में कहा जाता है कि, या मेरे ख्याल से कुरान में भी ऐसा ही होगा शायद, या बहुत सारी किताबें, लोगों की अपनी पसंदीदा किताबें होती हैं कि आप कोई भी पेज खोलते हैं और आप पढ़ना शुरू करते हैं। मेरे लिए शोले वैसी है, वो जहां भी चल रही होती है मैं कहता अच्छा ये सीन देख लेता हूँ यार। और जब मैं वहां से देखना शुरू करता हूँ तो वहां से अंत तक मैं उसको जरूर देखता हूँ। ये शोले के साथ मेरा, तो मेरी गीता, बाइबल, कुरान जो भी है वो शोले ही रही है। तो बड़ा शौक था मुझे। तो मैंने अपने दोस्तों को 6वीं कक्षा में ही, अपने दोस्तों, बड़े अच्छे दोस्त थे मेरे, वो सारी बातें मानते थे मेरी। मैंने उनको कहा कि सुनो गुरु, हम लोग पिक्चर बनाएंगे। तो उन्होंने कहा अरे पिक्चर ऐसे थोड़े, दिल्ली के थे हम लोग, कोई नाता नहीं था हम लोगों का। मेरी जो लिमिटेड नॉलेज थी, जो थोड़ा बहुत मैं पढ़ता था, कुछ टैबलॉइड्स में, और कुछ एक चीज़ें पता थी मुझे जो उनसे ज़्यादा पता थी। मुझे ये मालूम था कि फिल्म जो होती है, सेलुलॉइड का ज़माना था, इट रन्स 24 फ्रेम्स पर सेकेंड एंड दैट्स हाउ यू सी द मूवमेंट, ठीक है। ये नहीं पता था कि कैमरा अलग होता है, ये पता था कि 24 फ्रेम होते हैं। तो मैंने अपने दोस्तों को कहा कि क्या दिक्कत है यार,
पिक्चर बनाते हैं। मेरे भाई के पास कैमरा है एंड इट वाज अक्फा 3 क्लिक 3 अक्फा का कैमरा था, विच इज लाइक अ स्नैप कैमरा जो होता है। मैंने कहा एक काम करते हैं, हम लोग रोल्स खरीदते हैं और हम लोग एक एक फ्रेम जो है खींचते जाएंगे। खूब सारे रोल जब इकट्ठे हो जाएंगे, खूब सारी फोटो हो जाएगी, सबको जोड़ देंगे, प्रोजेक्टर में चला देंगे, पिक्चर बन जाएगी भाई साहब। मेरे दोस्त जो थे वो मुझसे भी ज्यादा मूड थे, वो मान गए इस बात को और सबके पास ये एक सपना हो गया। इट वाज लाइक अ जैसे हार्डी बॉयज का एक एडवेंचर होता है ना, ऐसा एडवेंचर था हम लोगों का 6-7 बच्चों का कि किसी को बताना नहीं गुरु, पिक्चर हम बनाएंगे और एक दिन सारी दुनिया के सामने जादू करके दिखाएंगे। पिक्चर इसलिए नहीं बनी क्योंकि 20 रुपए जेब खर्ची होती थी। हम सब ने डिसाइड कर रखा था कि भाई पैसे इसमें से बचाने हैं क्योंकि रोल खरीदने हैं। लेकिन रिसेस होती थी तो भूखा बच्चा जाके ब्रेड रोल पे टूटता ही टूटता था, पैसे कभी नहीं बचे, कभी वो रील इकट्ठी नहीं हुई। ये सब सफर चलता रहा, फिर समझ में आया कि यार फिल्म ऐसे नहीं बनती, लेकिन सपना रहा कि फिल्म बनाएंगे। तब तक वीडियो कैमरा आया, तब तक बहुत कुछ हुआ। फिर जाके मेरे एक दोस्त ने बोला कि यार सौरभ, यार पैसे इकट्ठे हो नहीं रहे हैं। ये तब तक मैं कॉलेज में आ गया। बोला पैसे इकट्ठे हो नहीं रहे हैं। मैं म्यूजिक फैमिली से था, मैंने म्यूजिक रिसाइटल्स देखे थे, डांस रिसाइटल्स देखे थे, नाटक नहीं देखा था। वो बोला यार नाटक कर लेते हैं। मैंने नाटक में क्या होगा? बोला नाटक में कहानी है, नाटक में डायलॉग है, नाटक में एक्टिंग है, नाटक में लाइटिंग है। कहता यार प्रैक्टिस हो जाएगी हमें। जिस दिन हम लोगों के पास पैसे हो गए ना, हमें बस कैमरा लेना, पिक्चर बना लेंगे हम लोग, लेकिन प्रैक्टिस कर लेते हैं इसमें। एंड दैट्स द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स थिएटर। एंड आई सॉ द फर्स्ट प्ले ऑफ माय लाइफ। आई वाज वेरी लकी। I saw Glass Menagerie by Tennessee Williams. I saw it in Delhi. It was in English and it blew my mind, the whole experience. Kahani, actors की acting, the way they were talking and और सफर शुरू हुआ थिएटर का। पहला नाटक तब मैंने लिखा और लिखा इसलिए था क्योंकि यहाँ आप सभी लोग काफी लोग पढ़ने वाले लोग हैं। There is a huge difference between reading a novel and a short story and reading a play or a film script. These are two different ways of writing. नॉवल में बहुत रस होता है कि रात काली थी, थोड़ा गुप्त सा अंधेरा था, गाड़ी चली जा रही थी, स्ट्रीट लाइट बंद बुझ सी रही थी, आसमान में बादल कड़क रहे थे, लगा था शायद बारिश हो या ना हो, लेकिन बारिश हुई। अब इसमें बहुत रस है, पूरी दुनिया में ले जा रहे हैं। हम कैसे लिखते हैं? हेवी रेन, लोनली रोड, ट्यूबलाइट फॉल्टी, क्लोज शॉट, मिड शॉट, लॉन्ग शॉट। अब ये अगर किसी को नॉवल में लिख के दे दो, फेंक के मारेगा आपके मुंह पर नॉवल की, ये क्या पढ़ा रहे हो यार मुझे। तो नाटक जब मैंने पहली बार पढ़ा तो मुझसे पढ़ा ही नहीं गया। मैंने कहा यार ये लिखा क्या, मैं समझ में ही नहीं आ रहा, मैं क्या करूं क्या। तो फिर मेरे को एक चालाक मैं बचपन से था, हाँ, तो मैंने कहा यार एक काम करो गुरु, खुद ही लिख लो। खुद लिखोगे तो खुद का लिखा समझ में आ जाता है, ठीक है ना। वो कहते हैं ना, अपना पसीना भी इत्र लगता है बॉस। सो मैंने कहा खुद लिखोगे तो सब समझ में आ जाएगा। एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड राइटिंग एंड आई हैव रिटन सो मच एंड आई क्लियरली से दैट आई हैव प्रैक्टिस्ड इन दिस फॉर्म। आई कांट राइट अ नॉवल। अब मुझे उसमें मजा ही नहीं आता। नॉवल पढ़ने में मजा आता, लिखने में नहीं आता, क्योंकि देयर इज अ टोटली डिफरेंट व्यू। हम लोग फिल्म के अंदर डिस्क्रिप्शन नहीं करते, हम लोग उसको रिफ्लेक्ट करते हैं। वो रिफ्लेक्शन कैसे होता है? वो बातचीत से रिफ्लेक्शन होता है। वो रिफ्लेक्शन कैसे होता है? माहौल से रिफ्लेक्शन होता है।
सो हम इंस्ट्रक्शंस में क्या टाइम चुन रहे हैं, क्या सेटिंग्स चुन रहे हैं, क्या बातचीत हो रही है, तो ये चीज जो है ये इस तरह से, मतलब ये मेरा टोटल समरी। बहुत खूबसूरत दास्तां, और यही कारण है कि नवाचार का जो शब्द है, इनोवेशन का जो शब्द है, वो इस सत्र के लिए उपयोग किया गया था कि परिवार में आपके संगीत था, लेकिन पेंटिंग से लेकर क्रिकेट तक और प्ले व शॉर्ट स्टोरी की बारीकियों को आपने बहुत बखूबी समझा। चलिए किरदार की ओर आगे बढ़ते हैं। सौरभ जी, आप जब कल आप आ रहे थे यहाँ पर, आप अंदर आ रहे थे, तो एक ग्रुप खड़ा हुआ था और उन्होंने कहा, अरे यार ये तो सुंदरलाल त्रिपाठी का बेहतरीन किरदार इन्होंने निभाया है। जब आप वहाँ पीछे जाकर बैठे तो एक युवा ग्रुप करने लगा, अरे यार ये तो सत्या के कल्लू मामा है। हर मोड़ पर जो जनता है, जो श्रोता है, उसने आपको आपके किरदार के लिए बहुत पसंद किया है, याद किया है और यादों की गहराइयों में जोड़ दिया है। एक किरदार को इतना ख़ास बनाने में, हर दिल अजीज़ बनाने में क्या रहस्य है? कुछ फॉर्मूला साझा करेंगे? How do you make every character so relatable, so admirable and so cherishable? सो रहस्य तो मैं ज़रूर कहना चाहता, अगर इससे मेरी फीस वीस में कुछ बढ़त हो जाती तो मैं ज़रूर कहता कि दिस इज़ अ ग्रेट मिस्ट्री एंड दिस अ ग्रेट फॉर्मूला बिहाइंड इट, बट सिंस इट्स नॉट गोइंग टू अफेक्ट मी इन एनी अदर वे, सो आई डोंट थिंक दैट देयर इज एनी रहस्य और एनीथिंग, इसमें कुछ नहीं है। वाई यू परफॉर्म वेल? Because you like it, because you enjoy it. If I don't enjoy, then I can't make you enjoy it. It's as simple as that. So बजाय ये सोचने की कि आपको क्या अच्छा लगेगा, मैं सिर्फ इतना तक सोचता हूँ, मुझे क्या अच्छा लगेगा, मुझे क्या अच्छा लगता है, मेरा क्या करने का मन कर रहा है। तो ये जर्नी तो यहाँ तक होती है। जहाँ तक बात है कि भाई आप नेचुरल कैसे करते हैं, it's one of the reasons is, I'll tell you just two things about this. One is that I never ever thought that I am a good actor. इसका मतलब ये नहीं कि that I don't know that I'm a good actor. I know I'm a good actor. But I never actually thought about it. क्योंकि मुझे बचपन से, मैं एक्टर कभी नहीं बनना चाहता था, मैं फिल्मकार बनना चाहता था। हाँ, वो एक्टर में बाय एक्सीडेंट बना था। मुझे हमेशा लगता था कि माय फेस इज नॉट एक्सप्रेसिव एंड आई सिंग थिंग्स सिंपली एंड स्ट्रेट, सो आई थॉट that's a flaw of an actor, which actually proved it worked in my favor. Whenever I did flat things, people loved it. फिर मेरी समझ में आना शुरू हुआ कि यार नहीं, कुछ तो है इसके अंदर, कोई बात है, कोई चीज है इसके अंदर। तो नाटकीय करना, कल यहाँ पर अशोक चक्रधर भी थे, उनकी एक बड़ी अच्छी लाइन है, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो उनके किसी इंटरव्यू में सुनी थी मैंने। उन्होंने कहा था, देखो बेटा, कठिन हमेशा कठिन नहीं होता है और सरल तो कभी भी सरल नहीं होता है, और ये मूल है। तो सिंपलेस्ट ऑफ द थिंग्स व्हेन यू डू in acting it's not that how histrionics are shown for me. मुझे अब ज्यादा मजा नहीं आता है कि लंबी स्पीच है और उसके अंदर एक उतार है, एक चढ़ाव है, एक इमोशन है। मुझे किस चीज़ में मज़ा आता है कि बात करते करते जब मैं किसी की बात सुन रहा था, उस वक्त मैं चना खा रहा था। तो चना खाते वक्त मैंने ठीक से खाया कि नहीं खाया, मैंने पानी पिया कि नहीं पिया, फिर मैंने कहीं और देखा कि नहीं देखा, मेरा बिजनेस क्या था उस वक्त, मैं सुन भी रहा था लेकिन मैं कुछ और भी कर रहा था, और उससे क्या चीज़ रिफ्लेक्ट हो रही है। Am I avoiding that person or am I listening to him even more seriously? So ये जो चीज़ें हैं, ये एक बात है। दूसरा मेरा बहुत अच्छा दोस्त है सुधीर मिश्रा, मुझसे बहुत सीनियर है। सुधीर ने मेरे को एक बार, सुधीर मुझे बहुत पसंद करता है, मैं सुधीर की हर फिल्म में होता हूँ, खाली लास्ट फिल्म में इत्तफाकन मैं नहीं हूँ जो अभी उसने बनाई है, हालांकि उसने मुझे कास्ट भी किया था।
सुधीर ने एक दिन मेरे को बोला था, बहुत कम बोलता है मेरे बारे में वो। एक दिन ऐसे कुछ शॉट दिया मैंने, एकदम जोर से हंसा, कहता तुझे मालूम है तू इतना अच्छा एक्टर क्यों है? तो मैंने भी हंसते हंसते बोला, मैंने कहा आज तो बोल ही दो सुधीर। बोला यू आर अ रिलक्टेंट एक्टर, तेरे को पड़ी नहीं है कि तू एक्टिंग करे, यू आर अ रिलक्टेंट एक्टर एंड दैट्स व्हाई यू आर सो ग्रेट। क्योंकि जब आप वो कहते हैं ना हथौड़ा लेके पीछे पड़ जाते हैं किसी चीज के, तो ये बाय द वे ये इसको अगर जीवन में समझना चाहें जो लोग एक्टिंग से नहीं समझ सकते या आपका पाला नहीं पड़ा, लड़के खास तौर से, जिस लड़की के पीछे लठ लेके पड़ जाओगे ना बॉस, वो लड़की भाग जाएगी, वो नहीं हाथ आएगी। वहीं सहज होगे उस लड़की के साथ, वो लड़की कहेगी यार इसको मुझे रोज मिलना है। तो बात सहज होने की है, लठ लेके नहीं। तो भाई साहब मुझे तो आपसे ही फ्रेंडशिप करनी है, एक बार तो देख लो, एक बार तो बोल दो, लड़की भाग जाएगी। आप बोलिए आइए बैठिए, चाहें तो बैठिए और ना चाहें तो जाइए, शी विल फील नाइस। So I think the formula of life and formula of everything, it's the same thing which goes for everything. बहुत ही खूब के अभिनय के जो रहस्य हैं वो जीवन के रहस्य से जुड़े हुए हैं। तो आइए नायक के अन्य पहलुओं का भी खुलासा करते हैं। सौरभ जी, अभी आपने बातचीत में बताया कि सुधीर मिश्रा जी से आपके काफ़ी अच्छी मित्रता है, और जब आपके जीवन का अभिनय का पैमाना देखें तो सत्या, नायक, युवा, लगे रहो मुन्ना भाई, जॉली एलएलबी, किक अथवा आदि, बहुत लंबी लिस्ट है। सुधीर मिश्रा से लेकर विशाल भारद्वाज जी व मनोज वाजपेयी जी सभी तारीफों के साथ आपके लिए सदा हर मंच पर बोलते हैं। ये संगत इतनी सुंदर कैसे रही? What was that you were able to chord such a beautiful chord with such a diverse, acting forum? Saurabh ji, please. It's a very vague question, though I understand it's a very vague question. Why do people like you? Yes. If you know it, then it's not real. They will not like you. There is something. There's something in you. आपके अंदर कुछ होता है जिससे आपको सामने वाला पसंद करता है। आपके अगर फॉर्मूला मालूम है कि यार मैं जाऊंगा और मैं एक बार ऐसे नीचे देख के ऊपर देख के मुस्कुराऊंगा और फिर मैं कहूंगा वाह, तो लोग मुझे पसंद करेंगे, वो कभी वर्क करता नहीं है। ना वो एक्टिंग में वर्क करता है, ना रियल लाइफ में वर्क करता है। वो एक सहजता होती है, ये सच में होता है। हम पार्टी में जाते हैं, हमें किसी व्यक्ति के साथ बैठ के वो बहुत ज्ञान की बात कर रहा होता है, बहुत पढ़ा लिखा होता है, लेकिन आप चट जाते हैं कि भैया छोड़ दे यार, मुझे छोड़ दे भाई, मैं ही क्यों, कि मैं ही इतना कम जानता हूं, इस बात का एहसास मुझे ही क्यों। और कई बार ऐसे लोग मिलते हैं, और मेरे फादर उसमें से एक थे, फारूक शेख उसमें से एक थे। मैं फारूक साहब के साथ बहुत एक पिक्चर की थी हमने साथ में। वो हर बात आपसे जब करते थे तो लगता था वो आपसे सुन रहे हैं। वो आपको इस बात का एहसास नहीं कराते थे कि आपने कहा कि भाई दिनकर ने रश्मि रथी में ये लिखा है सर, ये बहुत अच्छा है। अच्छा, उस वक्त वो सडनली एकदम से अपना नहीं डाल देते थे कि सुनिए अमीर खुसरो ने इसी चीज पे ये लिखा है। तो वो ज्ञान थोपते नहीं थे, वो आपके साथ चलते थे, और उसमें वो इतना ज्ञान देते थे कि जब मैं उस सेशन से निकलता था, उनसे मिल के निकलता था, तो मुझे लगता था यार 5 चीजें गुरु आज और पता लग गई, मेरी 5 चीजें। और मुझे उनसे बात करते वक्त ऐसा लगता था जैसे वो इतने खुश हैं मुझसे मिलके, क्योंकि उनको बहुत कुछ जानने का मौका मिल रहा है। एंड आई थिंक दिस इज द ग्रेटेस्ट क्वालिटी of any human being. When you meet, that's how you connect. By the way, ये खूबी मुझ में नहीं है, तो मैं ऐसे नहीं कनेक्ट कर पाता हूं। I think I connect because I really think it's not a big deal. And I truly believe कि nothing is a big deal. हाँ, it's very interesting. But so what?
So what? I started from somewhere. I've reached somewhere. So everybody starts from somewhere. Everybody reaches somewhere. मैं एक छोटी सी घटना यहाँ पर शेयर करूँगा. मुझे बहुत प्रिय है ये घटना. मेरी जिंदगी का जो सबसे खराब वक्त जो था, कोई इमेजिन कर सकता है वो कब रहा होगा? मेरे प्रोफेशनल करियर में कब रहा होगा? किस वक्त रहा होगा? जब आप पीक पर हो. इन्होंने बिल्कुल सही कहा है. जब आप पीक पर. सत्या जिस दिन आई थी, वी ऑल बिकेम ओवरनाइट स्टार्स. वी ऑल बिकेम ओवरनाइट स्टार्स. प्रॉब्लम ये थी कि लगा दरवाजा खुल गया है दोस्त. अब तो समंदर है सामने. अब इस समंदर में कैसे बड़ा जहाज बनना है ये मालूम नहीं है. कैसे बनना है? तो स्टाफ होना चाहिए. अच्छा, गाड़ी बड़ी होनी चाहिए. अच्छा, फीस बड़ी होनी चाहिए. अच्छा, एक मैनेजर होना चाहिए. अच्छा, मैनेजर ही डायरेक्ट बात करे, मैं किसी से बात ना करूं, लोग मेरे तक पहुंच ना सकें, लोग मुझसे दूर रहें. क्या ऐसा होना चाहिए? ये परिभाषाएं हैं स्टारडम की. अनरीचेबल. स्टार्स आर अनरीचेबल. यू नो दैट इज व्हाट था. क्या पिक्चर चल गई थी, इंडस्ट्री को कोई फर्क नहीं पड़ता. तो बुलाते थे, मैं पैसे मांगता था, उसके चौथाई पैसे ऑफर करते थे. बोलते थे करना हो करो, नहीं तो जाओ. वो बड़ा अपमान लगता था, उसमें चिढ़ता रहता था मैं. तो मेरी उस टाइम कोर्टशिप चल रहा था, शादी होने वाली थी. तो मैं और बरनाली मेरी वाइफ जो हैं, वो सत्या में सेकेंड यूनिट डायरेक्टर थी, असिस्टेंट थी वो. शी इज अ फिल्म मेकर एंड डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर, फीचर फिल्म मेकर एंड अ राइटर. एनीवे, सो हम लोग, मैं गोरेगांव में रहता था, वहां से बगल में आरे जंगल है, वहां चाय पीने रोज सुबह जाते थे. तो मेरे पास मारुति कार थी, मैं गया, तो हम लोग बैठे थे, चाय आ रही थी, वेट कर रहे थे हम लोग. And I was thinking something. I was very tense. So I was looking down at the steering and not looking up. And she said, Saurabh, have you realized that you have stopped smiling? And I said, Barnali, tum samajh nahi rahi ho yaar. They are not accepting my talent. They are not giving me my due. I have to go far, and they're not. I have given a film, I have written a film, I have acted in a film. The character I know that people love. But they are not acknowledging. They meaning the industry. They are not acknowledging it. उसने मुझसे एक बात कही थी. उसने कहा था कि सौरभ, do you realize that how many people are we in this country? We are more than 130 crore people. Out of which how many actually dream? Will not be 10%. Because they are not even taught to dream. They are taught, as you grow up, survive. The 10% of this population can dream. You are in that 10%. Out of which how many actually move towards their dream will be 10% of that 10%. You fall in that. And actually, how many people, when they move towards it, reach to the dream, will be 10% of that 10%. And how many actually catch that dream and make it happen will be the last 1% of the last 10%. And you're standing there. And if you're not happy right now, this journey is not worth doing because you'll never be happy in life. So it's a good thing. She's a trekker. She treks. Right. She says, when you trek, you don't keep looking at the last point. You trek, जब आप हाफ जाते हैं, खड़े होइए, मुड़ के देखिए, आप कहते हैं कि अरे वाह, मैं वहां से यहां आया. Praise yourself.
टेक अ ब्रेथ, मूव फॉरवर्ड। बहुत खूब। और देखिए सौरभ जी का हर जवाब जो है, हर विचार जो है, वो एक बात तो सिद्ध कर देता है कि नवाचार शब्द का हमने सही उपयोग करा है इस सत्र के लिए। कितनी मोटिवेशनल बात है आपने जीवन से आप हमें बता रहे हैं। इट इज़ इंडीड सो इन्फॉर्मेटिव एज वेल एज सो इनोवेटिव टू एक्सपेरिमेंट। सौरभ जी, अभी आपने ये बॉलीवुड का जो आपका सफ़र रहा, सिनेमा का जो आपका सफ़र रहा, उसमें एक बहुत ही जो गहरी बात थी कि द टफ टाइम वॉज द टाइम व्हेन यू वर एट द पीक। और उसके बाद एक कहीं ना कहीं एक गहरी दास्तां या गहरा एक पहलू, दैट अनरीचेबिलिटी ऑफ द स्टार, जो एक विचार सब जगह हो गया है। अभिनय में आपका एक मयार है, आपने बहुत ही बेहतरीन काम किया है, लेकिन कहीं ना कहीं आपने ये भी कहा है कि फिल्मकार आप नहीं बन पाए। क्या इस बात को लेकर कोई दुख है कि दैट एक्टिंग बिल्कुल नहीं है। मैं एक पिक्चर अभी पीछे बनाई है, फिर अभी जा रहा हूँ मैं बनाने के लिए। अब वो पिछला जो मेरा जी जो स्टेटमेंट था वो पॉलिटिशियंस की तरह प्लीज उसे भुला दिया जाए, क्योंकि अभी पिछले साल ही मैंने पिक्चर बनाई है, मैं दूसरी पिक्चर बनाने जा रहा हूँ। तो मैं फिल्मकार हूँ, बाकायदा फिल्म बना रहा हूँ। और फिल्म का कैचर इन द राय किन्होंने लिखा है? हार्पर ली ने लिखा है ना शायद, हाँ? And that is the only novel she has written, or he has written. I think one of the two, huh? Anyway, so the whole point is the some two जिन्होंने दो ही नॉवल लिखे, एक नॉवल लिखा है ना, and they are one of the greatest writers. एक दिन ऐसे ही हम लोग, ये भी सुधीर ने बोला था मेरे को, एक दिन हम लोग रात को ऐसी कहीं पार्टी वार्टी डिनर पे थे, सुधीर मेरी तरफ मुड़ा, कहता है यार कहाँ लिखा हुआ है कि जिंदगी में 50 फिल्में बनानी है? कहता मन की एक पिक्चर बन गई ना बहुत है, उसके बाद कहाँ लिखा हुआ किसके मतलब किसने दस्तावेज साइन करवा रखा है कि भैया बाकी तुम्हारी 49 पिक्चरें किधर हैं? सिंपल सी बात है। तो सॉरी मैं थोड़ा भटक गया, आपने क्या पूछा था? कोई मयार है, कोई दिल में कुछ तकलीफ तो नहीं कि फिल्मकार के रूप में आप काम नहीं कर पाए? करेक्ट। सो पहली बात तो ये कि मयार वयार इसलिए भी नहीं है क्योंकि भाई किसी ने तो साइन कराया नहीं कॉन्ट्रैक्ट, कोई आके पूछने वाला नहीं है, अरे यार तुम तो बोल रहे थे तुम फिल्मकार बनोगे, नहीं बने, चलो कोर्ट लेके चलेंगे तुम्हें, ऐसा तो होने वाला नहीं है। सिंपल एज दैट। हाँ, मेरी कोशिश रहेगी, और वो कोशिश क्या है, हमारे आगे बहुत सारे लोग हैं। क्लिंट ईस्टवुड ने 70 साल की उम्र में पिक्चरें बनानी शुरू की है ना, और वो है तो वो तो भाई हम तो अभी मतलब मैं उम्र पता नहीं क्या है मेरी एग्जैक्टली, लेकिन वैसे सर्टिफिकेट वाइज 60 का हूँ मैं, लेकिन वैसे उम्र मेरी बहुत कम है। तो मुझे तो हमेशा उम्मीद रहती है कि मरते दम तक, ये बात तो अभी तक हुई नहीं है, जब मैं मर जाऊंगा उसके बाद बात की जाएगी ना कि यार ये फिल्मकार नहीं बन पाए, तब ये क्वेश्चन रह जाएगा, उनको दुख रहा होगा कि नहीं रहा होगा, तब आप लोग सोचते रहिएगा। बहुत खूब। जो जी हाँ, बिंदास बिना रुके, जी हाँ, जीवन की एक बहुत सुंदर परिभाषा आपने दी है। सौरभ जी, ओटीटी की ओर आगे बढ़ते हैं। जब आज आप देखते हैं किस प्रकार से ओटीटी जरूर बढ़िए। मैंने भी अपने आप को बहुत दिनों तक रोक रखा था, मैं आजकल बहुत तेज बढ़ रहा हूँ उसकी तरफ। बहुत बढ़िया। जी हाँ, ओटीटी ने कहीं ना कहीं अभिनय, सिनेमा, संस्कृति, कला से जुड़े हुए हर आयाम का विस्तार कर दिया है। तकनीक ने हमारे जीवन को परिवर्तित कर दिया है, जो कहीं कहीं सही भी है और कहीं ना कहीं उस पर चर्चा भी है कि ऐसा होना भी चाहिए कि नहीं। आपका क्या विचार है इस पर? देखिए, ओटीटी वगैरह के बारे में मैं पता नहीं आप लोग कितना इंटरेस्टेड हैं एक्चुअली इस एनालिसिस में, हाँ, कि आप लोग कितना इसमें इंटरेस्टेड हैं। ये अक्सर चर्चा का विषय होता है कि सिनेमा, ओटीटी, क्या फ़र्क पड़ता है ना। जैसे मैं एक्टर्स से हमेशा एक बात कहता हूँ, जब भी मैं वर्कशॉप लेता हूँ एक्टर्स के, तो बोलते हैं कि सर सिनेमा का एक्टर जो है वो उस सिनेमा एक्टिंग क्या होती है और थिएटर एक्टिंग क्या होती है।
है ना? ये सवाल अक्सर एक्टर्स पूछते हैं। तो मैं उनको हमेशा कहता हूँ, भैया तुम एक्टर हो, तुम्हारा काम है एक्टिंग करना। हाँ, लेकिन ये जरूर होता है कि कोई एक्टर सिनेमा में बहुत अच्छा होता है और कोई थिएटर में बहुत अच्छा होता है, और ये जरूरी नहीं होता है कि थिएटर का एक्टर जो है वो सिनेमा में भी उतना ही अच्छा एक्टर हो। वो काफी खराब हो जाता है, और सिनेमा का एक्टर थिएटर में आता है तो वो काफी खराब हो जाता है। तो कौन अच्छा एक्टर है, कौन बुरा एक्टर है? एक चीज, जो लोग यहाँ एक्टिंग में इंटरेस्टेड हैं और एक्टिंग की तरफ बढ़ रहे हैं या एक्टिंग के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं, वो एक चीज समझ लें, एक्टर सिर्फ एक्टर होता है, दैट इज फर्स्ट। सेकेंड इज, हाउ मच डू यू नो दैट मीडियम मेक्स यू द ग्रेट good actor or the bad actor of that medium. If you understand the medium of theater, it's the medium you have to understand. If you understand the medium, इसलिए आप थिएटर में मुझे कैसे करना है, कितना प्रोजेक्शन करना है, मेरी आवाज कहां तक जानी चाहिए। फिल्म में आपको ये समझ होनी चाहिए कि मेरा चेहरा और मेरे डायलॉग से ज्यादा मेरी इमेजरी इंपॉर्टेंट है। So what is it? Do I face the camera all the time and keep showing myself because I have 2 hours and I have more than 7,000 shots? Should I be looking at the camera, or should I turn and create an image which will say much more? Cinema per se doesn't like words too much. It likes imagery. It gives. एक क्विक चीज आपको बताता हूं, ये रजत कपूर ने मुझे बताई थी। रजत ने मुझे बोला था कि सौरभ, द डिफरेंस बिटवीन रीडिंग एंड सिनेमा इज ह्यूज। बिकॉज रीडिंग, you read the same novel, I read the same novel. उसमें लिखा हुआ है, when I entered the room, it was gloomy. The falling sunlight was entering through the window, and I saw her standing, and I knew she was sad. ये लाइन लिखी हुई है, ये आप भी पढ़ रहे हैं, ये मैं भी पढ़ रहा हूं, ये हर कोई पढ़ रहा है। हर एक का कमरा अलग है, हर एक के कमरे का कलर अलग है, हर एक के कमरे का ग्लूमीनेस अलग है, हर एक के कमरे की खिड़की अलग है, हर एक के कमरे के अंदर जो लाइट की इंटेंसिटी आ रही है वो अलग है, हर एक के अंदर जो इमेज खड़ी है वो अलग है, उसके कपड़े अलग हैं, उसका पॉस्चर अलग है। दैट इज व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ रीडिंग। You are equally participating in that. Cinema has a problem. You will see the blue color wall, you will see the room, you will see it's a squarish window, you will see that there is उस पे एक पर्दा लगा हुआ है, we all are seeing that. You will see a woman who is 5 feet 8 inches wearing a gown, we all are seeing the same thing. So, there is nothing to participate. So, what is the art of cinema? That a good cinema creates that space and doesn't say many things, which the audience, by their imagination, they stitch. And that is what is a good dialogue writing also, by the way. पिक्चरों में आप लोगों ने सबने, मेरे हम उम्र लोगों ने सबने देखी हुई हैं वो कमर्शियल पिक्चरें जिसमें पहला सीन होता था पार्टी का सीन, जिसके अंदर एक अमीर बाप जो है उतर के कहता था, सब ताली बजाते थे जूनियर आर्टिस्ट, और वो कहता था, जैसा आप सभी लोग जानते हैं मेरी बेटी कल लंदन से वापस आई है, इसकी माँ आज से 18 साल पहले गुजर गई थी, आज ये 15 साल पहले गई थी, आज ये वापस आई है, कल ये ऊटी जाएगी, तालियां, इंट्रोडक्शन खत्म, पिक्चर चालू। That's a bad scene. You're not creating a father. You're not even giving me any time to process and figure out it myself. So the cinema should give you that
I should be able to participate in it. I should not tell everything. Let them figure it out. And that is what is this is what I consider as the finest part of cinema. This is what I feel. वाओ सो ब्यूटीफुल, कितने सुंदर विचार। और मैं देख सकती हूँ कि हम सब इस आज के सत्र में कहीं ना कहीं बह गए हैं। मैं फ्लोर को ओपन अप करना चाहती हूँ और हमारे साथ जो उपस्थित माननीय ऑडियंस है, यदि आप लोग की ओर से कोई सवाल हो तो प्लीज़ रेज योर हैंड एंड वील कम टू यू फॉर योर क्वेश्चन। हाँ अच्छा ठीक है, तो रंजीत जी मुझे कह चुके हैं कि सवाल छोटा हो, संक्षिप्त हो, और जो सामने दो बैठे हो। ये आप लोग बुरा मत मानिएगा, इन्होंने कहा है कि सवाल छोटा ही रहेगा। ये आपको नहीं कहा गया है, इसका एक्चुअली मुझे कहा गया कि जवाब छोटा ही रहेगा क्योंकि तुम्हारा सेशन होने वाला खत्म। समझ गए? हेलो सर, गुड इवनिंग। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम लोग अपने करियर्स में होते हैं या स्टार्ट कर रहे होते हैं तो हमारे पास ये एक डर होता है कि हम सक्सेसफुल हो पाएंगे या नहीं। तो उस टाइम पे ये थॉट आता है कि प्लान बी भी होना चाहिए, वी शुड हैव अ प्लान बी। तो क्या आप जब मेरी एज में थे, आप डू यू हैव एनी प्लान बी इन योर एज, जब आप अपना करियर स्टार्ट कर रहे थे? हमारे में वैसे भी ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, है ना? बिल्कुल सही है ना? पहली बात। नमस्ते भैया। इनके जवाब तो दे दूं यार मैं। उनको जल्दी है। हाँ मैं जवाब दे रहा हूँ, वो चालू हो गया तो मैं कैसे दूंगा जवाब। हाँ एक चीज है, सॉरी दोस्त, सक्सेस के बारे में अभी रिसेंटली ये एहसास होता रहता है आपको, रिसेंटली डिफाइन हुआ है मेरे दिमाग में। आर यू लुकिंग फॉर सक्सेस or are you looking for validation? Think very carefully. Most of the time, people are looking for validation, which they think is success. Success is something else. Success is you don't know what I have done. You will never know that what I have done. That can be a success. Validation is you stand up and you say you have done it. That's validation. What are you looking for? Validation or success? It is not interconnected. You're mixing it because you want best of both the worlds. That is what you're trying. You're lucky if you get it. सर मेरा नाम ही लकी है। हाँ हाँ तो काम भी ऐसे ही करना बेटा। हाँ चलो। नमस्ते भैया। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, यहाँ बहुत सारे दर्शक जो बैठे हैं उन्होंने आपको फिल्मों में तो बहुत देखा है, लेकिन यहाँ बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो आपको देखने के बाद में ये मान पाएंगे कि आपने भगवान श्री कृष्ण का रोल भी किया हुआ है थिएटर में। उसके बारे में आप क्या कहेंगे, वो आपने कैसे किया? क्यों भाई, ऐसी क्या बात है कि मैं भगवान कृष्ण का रोल नहीं कर सकता? आपकी जिस टाइप मेरा तो सनातन धर्म कहता है कण कण में भगवान है। अबे तो कण कण में भगवान है तो मैं क्या कण का पार्ट नहीं हूँ? तो मैं भी भगवान हूँ। काफ़ी लोगों को ये पता नहीं है, कल्लू मामा और ये सब तो जानते हैं कि आपने भगवान श्री कृष्ण का रोल भी किया था थिएटर में। हाँ मतलब इसमें बहुत सारे लोग पैदा नहीं हुए थे तब, और ये थिएटर में हुआ था। सो इट्स नॉट अ आर्काइव्ड थिंग ना। सो लेकिन काफ़ी लोगों ने देखा है, और थिएटर सब लोग नहीं देख पाते हैं। लेकिन हाँ महारथी नाम का एक प्ले था जिसमें मैंने कृष्ण का रोल किया था, और जो कि एक्चुअली जो मैंने पार्ट किया था वो एक्चुअली कर्ण की लाइफ पे था। और उसमें मैंने कृष्ण का पार्ट किया था, और जो स्पीच मैंने उसमें बोली थी इट वाज एक्चुअली इंस्पायर्ड बाय रश्मि रति का जो तीसरा सर्ग है कि मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पे लाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, है ना, दुर्योधन को समझाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। ये बहुत कमाल का एक तीसरा सर्ग है जिसके अंदर बहुत मतलब मेरा वन ऑफ माय फेवरेट दिस थिंग। उसी का ये काव्य में है, उसी के सारे आइडिया, और उसके अंदर न्यूक्लियर वॉर के बारे में बातचीत है। तो ये उसमें पार्ट था।
जो मैंने किया था, कृष्ण का ये भाग हमें दिखाई पड़ता है, क्योंकि कर्ण के संदर्भ में ये भाग आता है। बाद में कृष्ण जो जाते हैं, रथ चला परस पर बात चली, शमदम की टेढ़ी घात चली, ये रामधारी सिंह दिनकर के लाइन है। यही बात कि भाई भगवान तो थे, मगर बात भी ऐसी कि अब आके बोल रहे हैं तो कर्ण उनको क्या जवाब देता, ये सब चीज़ें थी और वो रोल मैंने किया था। हालांकि उसमें मुझे याद है मैंने उसको बड़ा पावर उसमें यूज़ की थी। मतलब जैसे है भी ना कि ले अब मैं भी जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं, याचना नहीं अब रण होगा। करेक्ट, ये लाइनें हैं, इसी तरह की लाइनें मेरे पास थी, तो मैंने बड़ा वैसा किया था। तो मुझे याद है चंडीगढ़ में इसका शो हुआ था, बड़ा बहुत तालियां पिटी। उसके बाद अगले दिन इस पर चर्चा हुई, तो एक बूढ़े से एक सरदार जी थे, बहुत उन्होंने हमारे पूरे दिन पूरे हेल्प की थी, बहुत अच्छे, बहुत हर चीज़, पुत्र ऐ ले ले, पुत्र लस्सी पी ले, तुसी सेट लगा रहे हो, ऐ कर लो, वो कर लो, सारे दिन बड़े प्यार से। वो अगले दिन बैठे हुए थे, थोड़ा सा ऐसे ऐसे कर रहे थे, तो मैंने कहा जी पापा जी की होया? कहता की होया कि ओ कृष्णा की गैंगस्टर है, तू गैंगस्टर का रोल कर रहा था कि कृष्ण का रोल कर रहा था? हैं? तो मैं कहा पापा जी वो तो धमकी दे रहे हैं, तो दुर्योधन का तो धमकी दे रहे हैं, धमकी ऐसे थोड़ी ना देंगे, हे प्रिय याचना नहीं अब रण होगा। मैंने ऐसा तो बोलेगा नहीं। तो ये मुझे याद है आज तक किस्सा। बहुत खूब, बहुत सुंदर। और रंजीत जी की उपस्थिति मंच पर ये इस समय आगाज कर रही है कि नवाचार का नायक सत्र की हम समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। जोरदार तालियां हो जाए फॉर वन एंड ओनली सौरभ शुक्ला जी। ट्रस्ट मी सर, इट वाज अ डिलाइट टू बी इन कॉन्वर्सेशन विद यू, बिकॉज ये जो वार्ता है वो हर समय के लिए बहुत मूल्यवान है। थैंक यू सो मच।